अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी की 16,500 करोड़ की लॉटरी लग गई। ये अब तक लॉटरी में जीती गई दुनिया की सबसे बड़ी रकम है और इसे जीतने वाले शख्स का नाम है एडविन कास्त्रो, जिनके नाम की घोषणा 14 फरवरी को की गई। लॉटरी टिकट जारी करने वाली कंपनी ने ऐलान किया कि एडविन ने इतिहास की सबसे बड़ी लॉटरी जीत ली है, जिसका इनाम $2.5 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 16,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन एडविन को इस रकम का आधा हिस्सा ही इनाम के तौर पर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये कि उन्हें $997 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 8,200 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपनी ने टिकट जारी करने से पहले ही एक शर्त रख दी थी, जिसके मुताबिक करोड़ों का इनाम जीतने वाले के सामने 2 रास्ते होते हैं, जिनमें पहला है कि वो अगर एक बार में सारी रकम हासिल करना चाहे तो उसे इनाम की आधी राशि मिलेगी, और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर उसे पूरे 16,500 करोड़ रुपए चाहिए तो फिर उसे दूसरी किस्त के लिए 29 साल तक का इंतजार करना होगा। इसलिए एडविन कास्त्रो ने इनाम की आधी रकम यानी कि 8,200 करोड़ रुपए लेने पर हामी भर दी। पावरबॉल जैकपॉट की टिकट निकालने वाली कंपनी ने दावा किया कि इसे जीतने की संभावना 30 करोड़ लोगों में किसी एक की थी, जिनमें एडविन कास्त्रो की किस्मत चमक गई। हालांकि इस लॉटरी के इनाम का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया गया था, लेकिन तब इसके विजेता ने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया था। जानकारी के मुताबिक कंपनी को हुए मुनाफे की रकम से $156 मिलियन यानी करीब 1,300 करोड़ रुपए कैलिफोर्निया के स्कूलों के विकास के लिए दिए जाएंगे, जिसके जरिए वहां के कई स्कूलों की मरम्मत होगी, साथ ही सैकड़ों नए स्कूल भी खोले जाएंगे। उधर पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत न देते हुए उन्हें हर हाल में हाजिर होने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, और उसी मामले में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान इमरान खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि अगर इमरान खान घायल हैं, चल नहीं सकते, तब भी उन्हें एम्बुलेंस से कोर्ट लाया जाए। मतलब हर हाल में इमरान खान कोर्ट में हाजिर होने चाहिए। एक रोज पहले ही इस मामले में उनकी जमानत याचिका को इस्लामाबाद की एक कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी इमरान खान की फजीयत हो गई, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को किसी भी सूरत में हाजिर होने का आदेश सुना दिया। असल में इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशों से मिले उपहारों को बेचने के आरोप लगे थे। इसी मामले में पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दोषी पाते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। 5 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे पाकिस्तान में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पिछले साल अक्टूबर में इमरान खान पर केस दर्ज कर लिया गया था। लेकिन 3 नवंबर को आजादी मार्च के दौरान वजीराबाद में उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो बाल बच गए थे, लेकिन पैर में गोली लगने से वो बुरी तरह घायल भी हो गए थे, जिसे लेकर इमरान खान ने मेडिकल आधार पर एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेशी से छूट की अपील की थी। लेकिन इमरान खान के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद इमरान खान की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसमें दलील दी गई कि उन्हें डॉक्टरों ने 3 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। लेकिन कोर्ट ने इमरान के वकील की एक न सुनी और ये आदेश जारी कर दिया कि मामले में संदिग्ध की पेशी जरूरी है, इसीलिए अगर उन्हें एम्बुलेंस से भी लाना पड़े तो लाइए। इस फटकार के बाद ये माना जा रहा है कि इमरान खान कोर्ट में पेश हो सकते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। शहबाज शरीफ सरकार ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 22 जबकि डीजल में 17 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इस इजाफे के साथ वहां तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि बेकाबू महंगाई की वजह से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में लोग एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। दूध से लेकर सब्जी तक के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास न तो गैस बची है, न ही बिजली। कच्चा माल नहीं मिलने से कारखानों पर ताले लटके हैं। और तो और सरकारी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए भी शाहबाज सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर भीड़ और मारामारी का नजारा आम हो चुका है। लेकिन ये हालात सुधरने के बजाय और भी बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मतलब पहले से ही बेहाल हो चुकी जनता पर वहां की सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया, और ये बम ऐसा है जो बेकाबू हो चुकी महंगाई की आग में घी का काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल पर 22 रुपए जबकि डीजल पर 17 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल अब 272 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 280 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच गई। इस तरह पिछले 1 महीने में पेट्रोल 58 रुपए और डीजल 53 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान में सिर्फ पेट्रोल ही नहीं बल्कि केरोसिन के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इससे वहाँ महंगाई और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की वजह पाकिस्तानी करेंसी में आई गिरावट को बताया जा रहा है। और वहां के मीडिया के मुताबिक इस समय पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा का भारी संकट है। उसके पास सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए डॉलर बचे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान विदेशों से सामान नहीं मंगवा पा रहा है।
और महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। ऊपर से IMF ने कर्ज देने के लिए सख्त शर्तें रखी हैं, जिनमें डीजल और पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी भी शामिल है। पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए 4 महीने में 17,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जुटाने के लिए एक मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया था। इसी वजह से पाकिस्तान की संसद में 15 फरवरी को एक बजट पेश किया गया, जिसके तहत कई तरह के टैक्स में बढ़ोतरी की गई, जिसका सारा भार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी पाकिस्तान की जनता को उठाना होगा। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे जून तक पाकिस्तान में महंगाई दर बढ़कर 33% हो जाएगी। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को वापस ट्रैक पर लाने के लिए IMF का लोन भी काफी नहीं होगा। यानी पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका डूबना तय है। हालांकि अभी तक IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने की हरी झंडी नहीं दिखाई है। IMF की टीम 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में थी। इस दौरान पाकिस्तान की सरकार और IMF की टीम के बीच लोन को लेकर 10 दिन तक बातचीत चली। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बेल आउट पैकेज पर IMF के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया। माना जा रहा है कि IMF को मनाने के लिए पाकिस्तान धीरे धीरे उसकी शर्तें मान रहा है। तभी उसने टैक्स बढ़ाने से लेकर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, जिसका खमियाजा वहाँ की जनता को उठाना पड़ेगा। वहीं एक तरफ पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए वहां की सरकार पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार लग्जरी गाड़ियों पर करोड़ों खर्च करने की योजना बना रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी कर्ज के बूते महंगी कारें खरीदने की योजना बनाई। मतलब पाकिस्तान कर्ज लेकर घी पीने की सोच रहा है। पाकिस्तान सरकार के विभाग FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिकारियों ने ये योजना बनाई। इस योजना की जानकारी पाकिस्तान के ही अखबारों ने छापी। खबर है कि पाकिस्तान सरकार 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की योजना बना रही है। इन 155 गाड़ियों पर 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार के ये महंगे शौक उस वक्त सामने आए जब वहाँ की जनता के लिए रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। रूस और चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने अपने दमदार F-16 फाइटर जेट को मॉडिफाई कर दिया। उसने अपने लड़ाकू विमान को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत दे दी। और F-16 लड़ाकू विमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल की गई टेस्ट फ्लाइट पूरी भी कर ली। मतलब कि किसी पायलट ने उस F-16 को नहीं उड़ाया, बल्कि एक AI एजेंट ने बिना किसी मदद के जेट को 17 घंटे से भी ज्यादा देर तक ऑपरेट किया। बताया गया कि भले ही F-16 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया जाएगा, लेकिन वो बिना पायलट के टेक ऑफ नहीं करेगा। उसमें पायलट हर वक्त रहेगा। इससे होगा यह कि पायलट को विमान उड़ाने पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसका फोकस दुश्मन पर वार करने पर रहेगा। अमेरिका ने यह भी दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उड़ने के बावजूद जेट के साथ हादसे का कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि कोई गड़बड़ी होते ही पायलट तुरंत F-16 का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। उधर इजराइल के एक फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के विदेश मंत्री कीव पहुंच गए। जंग के बाद यह पहली बार है जब इजराइल का कोई मंत्री यूक्रेन गया है। इजराइल के विदेश मंत्री के इस दौरे के मायने काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इजराइल वो देश है जो इस जंग में कोई पाला पकड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उसके विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जंग की इस घड़ी में वो यूक्रेन के साथ खड़े। ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अब तक रूस से लड़ने के लिए एक हथियार तक नहीं दिया। और तो और वो रूस की जंग को भले ही गलत ठहरा चुका है, लेकिन उसकी कभी पुतिन पर सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे इजराइल के लिए रूस और यूक्रेन की जंग से दूर रहने में ही भलाई भी है, क्योंकि दोनों ही देशों में अच्छी खासी तादाद में यहूदी रहते हैं। और फिर इजराइल का सबसे पहला दुश्मन ईरान है। ईरान सीरिया के रास्ते इजराइल में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है, इसलिए इजराइल वहां ईरान के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल ये पुतिन की हामी की वजह से ही कर पाता है। निकी केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी साहिल गहलोत को उत्तम नगर इलाके में मौजूद निकी यादव के घर लेकर पहुंची और हत्या का पूरा सीन रिक्रिएट किया। साहिल गहलोत पर अपनी गर्लफ्रेंड निकी गहलोत को जान से मारने का आरोप है, जिसे पुलिस रिमांड के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम निकी यादव के घर लेकर पहुंची। बताया गया कि पुलिस वालों ने आरोपी साहिल गहलोत से वहां करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि साहिल ने हत्या से जुड़ी कई जानकारियां उसे दी। पुलिस के मुताबिक 9 फरवरी की रात को साहिल निकी के घर गया था और वहां करीब 3 घंटे रुकने के बाद उसे अपने साथ बाहर ले गया था। फिर उसने अगली सुबह यानी 10 फरवरी को सुबह 8 से 9 बजे के बीच निकी को मार डाला। 2 से 3 घंटे यहाँ रहा भी था। उस वक्त निक्की और उसकी बहन भी यहाँ पर थी। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसने निगम बोध घाट के आसपास पार्किंग में निकी की हत्या की थी, लेकिन उससे पहले उसने निकी को कई घंटे दिल्ली की सड़कों पर घुमाने की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक साहिल निकी को उत्तम नगर से निजामुद्दीन और कश्मीरी गेट की तरफ लेकर गया था। जिसके बाद अब पुलिस उस पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। फुटेज के आधार पर ही क्राइम ब्रांच इस पूरे सीक्वेंस को जोड़कर देख रही है। आरोपी साहिल ने पुलिस को बताया कि उसका निकी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और फिर उसके फोन को अपने पास रख लिया। आरोपी ने निकी और अपने फोन से सारा डेटा भी डिलीट कर दिया, क्योंकि उन दोनों के मोबाइल में एक दूसरे की कई फोटो थी और व्हाट्सएप चैट भी थी, जिससे उसे अपने पकड़े जाने का डर था। साहिल से पूछताछ के बाद पुलिस ने निकी के घर पर ताला जड़ दिया और आरोपी को वहां से अपने साथ ले गई। उधर इजराइल के एक फैसले ने पुतिन को गुस्सा दिला दिया। इजराइल के विदेश मंत्री कीव पहुंच गए। जंग के बाद यह पहली बार है जब इजराइल का कोई मंत्री यूक्रेन गया है। इजराइल के विदेश मंत्री के इस दौरे के मायने काफी ज्यादा हैं,
क्योंकि इजराइल वो देश है जो इस जंग में कोई पाला पकड़ने को तैयार नहीं। लेकिन उसके विदेश मंत्री ने कीव पहुंचकर ऐलान कर दिया कि जंग की इस घड़ी में वो यूक्रेन के साथ खड़े। ये बयान तब सामने आया जब यूक्रेन की लाख मिन्नतों के बावजूद इजराइल ने उसे अब तक रूस से लड़ने के लिए एक हथियार तक नहीं दिया। और तो और वो रूस की जंग को भले ही गलत ठहरा चुका है, लेकिन उसकी कभी पुतिन पर सीधे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे इजराइल के लिए रूस और यूक्रेन की जंग से दूर रहने में ही भलाई भी है, क्योंकि दोनों ही देशों में अच्छी खासी तादाद में यहूदी रहते हैं। और फिर इजराइल का सबसे पहला दुश्मन ईरान है। ईरान सीरिया के रास्ते इजराइल में हिंसा फैलाने की फिराक में रहता है, इसलिए इजराइल वहां ईरान के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करता है। इजराइल ये पुतिन की हामी की वजह से ही कर पाता है। इधर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इसका आयोजन आदिवासी समुदाय के उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के कलाकार और कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक झांकियां पेश की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समुदाय की संस्कृति की तारीफ की कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 12 दिनों का यह महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। और YouTube की सीईओ सुजान वोस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन को नया सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। सुजान वोस्की साल 2014 में वो YouTube की सीईओ बनी थी। अब 9 साल के बाद उन्होंने ये पद छोड़ दिया है। भारतीय मूल के नील मोहन नवंबर 2015 से YouTube से जुड़े हुए हैं। नील मोहन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। उधर तुर्की, सीरिया और न्यूजीलैंड के बाद फिलीपींस में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रही, जिसने फिलीपींस के लोगों को खौफ से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र मस्बेत शहर से 11 किलोमीटर दूर था, जिसके बाद वहां रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन दहशत की वजह से वो कई घंटों तक अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। राहत की बात यह रही कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। इधर दिल्ली के हैदरपुर बादली मेट्रो मोड़ स्टेशन के पास बड़ा हादसा हुआ। मेट्रो साइट पर शटरिंग का एक हिस्सा अचानक से ही गिर गया, जिसकी चपेट में आने से वहां मौजूद एक आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। शटरिंग गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि जब शटरिंग का हिस्सा गिरा उसी वक्त ये आदमी वहां से अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। भारी भरकम लोहे की शटरिंग गिरने से गाड़ी का आगे का हिस्सा पूरी तरीके से दब गया। हादसे के बाद घायल ड्राइवर को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उत्तरी पीतमपुरा की ओर जाने वाले आउटर रिंग रोड पर यह हादसा मेट्रो साइट पर शटरिंग हटाने के दौरान हुआ। हादसे की सूचना मिलने के बाद DMRC के अधिकारी मौके पर पहुँच गए और हादसे की जाँच की बात कही। इधर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को एक नए मामले में ईडी की रिमांड में भेज दिया। ये नया मामला 4 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें सुकेश को 9 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले में उससे तिहाड़ जेल में पूछताछ की गई, लेकिन उसने सवालों के सही जवाब नहीं दिए, जिसके बाद कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को ईडी की हिरासत में भेज दिया। और हरियाणा के रोहतक बम धमाका मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा इस बम धमाके का मुख्य आरोपी है। आपको बताते चलें कि रोहतक में 1997 में 2 बम धमाके हुए थे और जिसमें कई लोग जख्मी हुए थे। उधर अमेरिका और ईरान वैसे तो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन खबर है कि दोनों एक दूसरे के यहाँ कैद अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। इसके लिए ब्रिटेन और पश्चिम एशिया का देश कतर मध्यस्थता कराने में जुटे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो अघोषित कोल्ड वॉर छिड़ी हुई है, उसे देखकर लग नहीं रहा कि उनकी बात बन पाएगी। ईरान की जेलों में अमेरिका के कम से कम 3 नागरिक कैद हैं, और जब से ईरान के यहाँ हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए हैं, वो एक के बाद एक अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारे जा रहा है। बल्कि उसने 6 अरबी राजनीतिक कैदियों तक को फांसी की सजा सुना दी है। ऐसे में अमेरिका को अपने नागरिकों की जान का डर सता रहा है। लेकिन एक तो न्यूक्लियर डील पर अटकी बात और ईरान की रूस को शाहिद ड्रोन की मदद ने अमेरिका और ईरान की दुश्मनी बढ़ा दी है। ऐसे में विशेषज्ञों को शक है कि कैदियों के बदले कैदी पाने की उनकी डील कामयाब भी हो पाएगी।